हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न दोस्तों, हमने जो पहला प्रश्न लिया है वह है कि जल जनित रोग कौन सा होता है। प्लेग होता है, कैंसर होता है, एड्स होता है कि पेचिस होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जल जनित रोग की, तो जो आपका पेचिस होता है यह आपका जल जनित रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पेचिस आपका जल जनित रोग होता है। बाकी जो कैंसर वगैरह यह सब आपका जल जनित रोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के कि विटामिन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जो आपका विटामिन सी होता है यह भी आपका जल में घुलनशील होता है, और विटामिन बी भी आपका जल में घुलनशील होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे आप कीड़ा याद कर लीजिए। इसको याद करने की ट्रिक है KEDA। इसको आप याद कर लेंगे अगर, तो देखिए के से आपका विटामिन के हो गया, ई से आपका विटामिन ई हो गया, डी से आपका विटामिन डी हो गया, और ए से आपका विटामिन ए हो गया। तो जो यह KEDA विटामिन है यह आपका वसा में घुलनशील होता है, और इसके अलावा जो आपका विटामिन सी और विटामिन बी बच जाता है यह आपका जल में घुलनशील होता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर लीजिए। कीड़ा बस याद रखिए, और इसको जो है कि कीड़ा जो होता है वह वसा में घुलनशील है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। तो इनमें से कौन सा खनिज लवण नहीं है। प्रोटीन, लोहा, पोटेशियम कि आयोडीन। तो देखिए, अगर हम इसमें से बात करें कि इनमें से कौन सा आपका खनिज लवण नहीं है, वह आपका प्रोटीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप जानते हैं कि लोहा भी है, पोटेशियम भी है, आयोडीन भी है, तो यह आपके खनिज लवण है। जो प्रोटीन होता है आपका खनिज लवण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो प्रोटीन आपका होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है। तो इसको याद रखिएगा, प्रोटीन आपके 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का मात्रक है, गति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, द्रव का मात्रक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्ष लगा होता है तो वह सोचते हैं कि वह जो है कि दिन का मात्रक होता है। तो लेकिन जो है कि जो प्रकाश वर्ष होता है या आपका दूरी का मात्रक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों में लचीलापन लाने में सहायक होता है। मैग्नीशियम होता है, गंधक होता है, क्लोरीन होता है कि आयोडीन होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम के द्वारा जो है कि हड्डियों और मांसपेशियों में लचीलापन आता है, तो वह सहायक होता है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है। तो जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है वह कौन सा तत्व बनाता है। कैल्शियम बना होता है कि जो है कि लोहा बनाता है कि आयोडीन बनाता है कि सोडियम बनाता है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो तत्व उपस्थित होता है वह कौन सा चीज़ आपका बनाएगा, वह कौन सा तत्व बनाता है, तो वह लोहा बनाता है। तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। घेंघा हो सकता है कि पेलाग्रा हो सकता है कि रिकेट्स हो सकता है कि स्कर्वी हो सकता है। तो देखिए, अगर विटामिन सी की कमी आपके पास है तो वह आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह परीक्षा में BPSC द्वारा पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। लोहे के, सोडियम के, आयोडीन की कि गंधक के। तो देखिए, अगर हम शरीर के तापमान के नियंत्रण की बात करें तो यह जो है कि आयोडीन से होता है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन से होता है। वैसे जो है कि शरीर का जो तापमान है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है, और साथ में उसमें मैग्नीशियम भी सहायता करता है शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, और आपका जो है कि आयोडीन भी करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है कि यह प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न
प्रश्न आपका दिया गया है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, प्रोटीन व वसा की बचत करना कि उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारे शरीर में अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यह ऊर्जा भी प्रदान हमको करते हैं, साथ में मांसपेशियों को भी मजबूत करते हैं और प्रोटीन व वसा की बचत भी करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, सोडियम है, क्लोरीन है कि गंधक है? तो देखिए शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में जो सहायक तत्व है वह आपका प्रोटीन है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन के द्वारा आप जानते ही हैं कि कोशिकाओं का निर्माण होता है, शरीर का विकास होता है। तो इसलिए लोग आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, डॉक्टर भी सलाह देते हैं। तो प्रोटीन से जो है कि हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है? पेशीय तंतु में थोड़ी बहुत टूट फूट होती है कि लैक्टिक एसिड का संचय होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी होती है कि ग्लूकोज का अवक्षय होता है? तो देखिए जब हम लंबे समय तक कोई कठोर काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई सामान को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो है कि पैर दर्द करने लगता है। बहुत लोगों का होता है कि घुटना दर्द करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है वह लैक्टिक एसिड का संचय के कारण। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कि हमको हमारी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हमारे शरीर में विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या करता है? यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, यह शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने का कार्य करता है, यह बच्चों के शारीरिक विकास में सहायता करता है कि उपरोक्त सभी करता है? तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो जो विटामिन डी है यह जो है कि सभी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह जो है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत भी बनाता है, साथ में यह शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने का भी कार्य करता है और यह बच्चों के शारीरिक विकास में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विटामिन ए निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? यह आंखों की ज्योति में वृद्धि करता है, यह मुलायम ऊतकों में वृद्धि करने में सहायक होता है, यह अस्थिपिंजर को मजबूत करता है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए जो विटामिन ए होता है यह क्या काम करता है कि जब जो है कि हमारे मतलब रतौंधी जो है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। तो यह जो है कि हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि भी कर रहा है और साथ ही में यह मुलायम ऊतकों को वृद्धि करने में सहायता भी करता है। और थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से कोई तत्व बनता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, विटामिन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य क्या है? दांतों व हड्डियों का निर्माण करना है, रक्त में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना है, रक्त कणों का निर्माण करना है और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो हमारे शरीर में जो खनिज लवणों का काम है वह है कि दांतों व हड्डियों का निर्माण भी करना होता है, रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन भी बनाए रखना होता है और रक्त कणों का निर्माण भी करना होता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे चैनल पर जा करके टेलीग्राम चैनल जो है
उस पर जाकर के आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दूध है, प्रोटीन है, विटामिन है कि वसा है? तो देखिए अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है कि प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो इसलिए जो है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, जरूरी चीज़ प्रोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन घुलकर निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन डी? तो देखिए यहाँ पर यह जो ऑप्शन दिया गया है, वैसे तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें अगर हम, तो विटामिन बी और सी दोनों जो है कि जल में घुलनशील होता है। यह दोनों विटामिन आपके जो जल में जो है कि घुल करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि दोनों ऑप्शन दे दिया गया हो तो आप दोनों को मार दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका BPSC TRE 3 में आपका जो होता है वह उसमें क्या है कि एक से अधिक वाला भी ऑप्शन होता है, तो वह जो है कि विटामिन बी और सी यह दोनों आपके जल में घुल करके निकल जाते हैं, तो इसलिए सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? लोहा, पोटेशियम, क्लोरीन कि सोडियम? तो देखिए दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व है वह आपका पोटेशियम है। और यह जो है प्रश्न आपके जो BPSC द्वारा पेपर वगैरह लिया गया उसमें यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप याद रखिएगा इसको। पोटेशियम जो होता है वह शरीर की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंट मरुस्थल में बिना पानी कुछ दिनों तक रह लेता है, ऐसा उसके पीछे क्या कारण होता है? उपापचय क्रिया को कम करके, अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, पानी के प्रयोग को कम करके, कि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके? तो देखिए इसमें जो है कि जो ऊंट होता है वह क्या होता है कि मरुस्थल में तो पानी मिलता नहीं है, और आप जानते हैं कि ज़्यादातर मरुस्थल वाले क्षेत्र में ऊंट पाया जाता है, तो ऐसे में जब उसको पानी नहीं मिलता तो वह कैसे जीवित रहता? तो वह जो है कि अपनी पेशियों में जो जमा किए गए पानी का प्रयोग होता है उसका प्रयोग करता है और उससे वह जीवित रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यह आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन कि सिलिकॉन? तो देखिए सीमेंट और हड्डियों में अगर हम बात करें तो उनमें जो आपका तत्व पाया जाता है वह है कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम आप तो हड्डी जानते हैं, हड्डी में क्या पाया जाता है? हड्डी में आपका कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा, तो वह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो दोस्तों यह आपको पता लगाना है कि जो घात करता है और छिप जाता है उस विषाणु को हम किसको कहते हैं? तो वह आपका HIV विषाणु होता है, कि RHV विषाणु होता है, कि डाबिर विषाणु होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऐसा विषाणु है जो घात करता है और आपका छुप जाता है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इसका सही आंसर है RHV विषाणु, जो आपका घात करता है और आपका छिप जाता है। तो इसका आंसर नंबर यह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि क्या कारण है कि मेघाच्छादन की रात की अपेक्षा निर्मल जो रात है वह अधिक ठंडी होती है? तो देखिए क्या होता है कि नियम आयाम के कारण ऐसा होता है, ये विकिरण के कारण ऐसा होता है, कि उष्मा की कमी के कारण ऐसा होता है, ये आवेश की कमी के कारण ऐसा होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जिस दिन आप देखते हैं कि रात में बादल वगैरह रहते हैं तो उस दिन जो है कि थोड़ा गर्म महसूस होता है, या जिस दिन में भी अगर आसमान में बादल हैं तो उस दिन थोड़ा गर्मी महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है विकिरण के कारण। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जो किरणें आती हैं वह वापस लौट करके जो है कि नहीं जा पाती हैं, और बादल की वजह से जो है वायुमंडल में ही रह जाती हैं। इस वजह से जो है कि वायुमंडल थोड़ा गर्म लगता है। तो यह जो है कि विकिरण के कारण ही होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टेस्ला यूनिट
किस क्षेत्र से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से कि ऊष्मा से। तो देखिए अगर हम बात करें टेस्ला यूनिट की तो यह आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टेस्ला जो है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, कपास है, रेशम है, ऊन है कि नायलॉन है। तो देखिए अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो वह आपका नायलॉन है। तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह दोस्तों जो आपका यह रेशा वगैरह है चैप्टर, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कक्षा 6 और 7 में जो है कि 8 में भी आपका रेशा वगैरह दिया गया है, जो ऊन बनता है या जो हम लोग रेशम का धागा बनता है या जो जितने भी रेशे बनते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उससे प्रश्न आपके बनेंगे। कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है कि जूट है प्राकृतिक रेशा है, पॉलिस्टर सिंथेटिक रेशा है, नायलॉन सिंथेटिक रेशा है कि रेशम सिंथेटिक रेशा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो वह गलत है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रेशम होता है यह आपका सिंथेटिक रेशा नहीं है। रेशम आप जानते हैं कि रेशम के कीट पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर और उससे जो है कि रेशम निकलता है, तो यह सिंथेटिक रेशा नहीं है। बाकी इसके अलावा जो नायलॉन है यह आपका सिंथेटिक फाइबर है और जो आपका पॉलिस्टर है यह भी आपका सिंथेटिक फाइबर है। और जूट तो आप जान ही रहे प्राकृतिक रेशा है और रेशम को भी आप प्राकृतिक रेशा मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जूट के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है। तना से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है कि फल से प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम जूट की बात करें तो जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वह लोग जानते होंगे कि जो जूट होता है कि वह तना से प्राप्त होता है। तो यह वाला सही हो जाएगा क्योंकि गांव में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो यह आप अगर जूट नहीं देखे मान लीजिए तो आपने सनई का पौधा तो देखा ही होगा और सनई से जो हम लोग सन निकालते हैं वह भी तना से ही निकलता है। तो वही उसी तरह का जूट भी आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कोई अगर मिश्रण है उससे पदार्थों को हम अलग कर रहे हैं तो किस तकनीक का प्रयोग करेंगे। क्रोमेटोग्राफी का कि रेसिंग फोर्जिंग का, असेंबली का कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन द्वारा, अवसादन द्वारा, आसवन द्वारा कि ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो देखिए अगर हम आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो इसको जो अलग किया जाता है वह ऊर्ध्वपातन द्वारा है। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि फिल्ट्रेशन द्वारा करेंगे या आसवन द्वारा करेंगे, अवसादन द्वारा करेंगे और उनका ऊर्ध्वपातन पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड है इसको जो है कि मिश्रण को जब हम अलग करते हैं वह ऊर्ध्वपातन द्वारा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। वाष्पन द्वारा, प्रभावी वाष्पन द्वारा, फिल्टर द्वारा कि आसवन द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें से जो आपका समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है वह किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वह आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो वह आपका आंसर सही इसमें से हो जाएगा, वह है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र का जल है उसको आसवन विधि से हम लोग उसमें से जो है कि नमक को अलग कर देते हैं और इसमें जो आपका शुद्ध जल है वह प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यह 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर के इसका पीडीएफ जरूर निकाल लीजिए और उसको जो है कि आप 4 बार 5 बार जो है कि पढ़ जाइए, जिससे कि क्या होगा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा तो वह जो है कि इससे नहीं छूटेगा। इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। लेकिन आप अगर चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वह एक बार वीडियो को देख लेते हैं और
उसके बाद दोबारा नहीं देखते हैं, या जो PDF को भी नहीं डाउनलोड करते और पढ़ते भी नहीं हैं। तो जैसे एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाएंगे 1 दिन 2 दिन बाद, लेकिन आप जब 2-3 बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो टेलीग्राम से अगर डाउनलोड करने की सोच रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लास हम लगाते हैं उसका आपको PDF भी टेलीग्राम पर देते हैं, साथ ही में आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन भी देते हैं कि इस टाइम क्लास आएगी, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।